हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। आप देखेंगे अगर 2020 में भी क्वेश्चन था, 2019 में भी था, 2018 में भी था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कैसे एक्शन करती हैं हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का, हेल्पफुल है, आगे भी काम आएगा। ठीक है जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, menstrual cycle, the reproductive cycle in the female primates, क्लास मेमेलिया के ऑर्डर प्राइमेटा में मिलने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उसको प्राइमेट्स बोलते हैं। क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा। तो ऑर्डर प्राइमेटा में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उनको प्राइमेट्स बोलते हैं। इसमें आपके मंकीज हैं, एप्स हैं और ह्यूमन बीइंग है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हो रहा है फीमेल प्राइमेट्स में, फीमेल्स में, उन एनिमल्स में जो ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं, कौन कौन आ रहे हैं? मंकीज, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मिनार्की। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाली पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। मिनार्की क्या है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कब होगा? प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी क्या है? अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज नोन एज प्यूबर्टी। तो आप जानते हैं बच्चा जब पैदा होता है तब वो रिप्रोडक्टिव कैपेबल नहीं होता, ग्रो करता है और एट सर्टन एज वो सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। इसी को सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने को ही प्यूबर्टी बोलते हैं। तो प्यूबर्टी की एज फीमेल्स के केस में, गर्ल्स के केस में 13 to 14 है और बॉय के केस में 13 to 16 है। तो प्यूबर्टी की एज भी याद रख लीजिएगा। चलिए, और मिनार्की क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम लोग मिनार्की बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन इंटरवल, एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। ह्यूमन बीइंग्स में, फीमेल्स के केस में, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन फीमेल, उसमें आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 28 to 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। मतलब साइकिल आप जानते हैं, कहीं से हम किसी सीरीज ऑफ इवेंट को स्टडी करना चालू करें और घूम के उसी जगह पे आ जाए। तो यहाँ से आपने कोई सीरीज ऑफ इवेंट, अगर वो लीनियर है, साइकिल नहीं कि रिकरेंस नहीं होगी, रिकरेंस होती जहाँ से आप चालू हुए घूम के वहीं आ गए, वो हो गया साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस लिए बोल रहे हैं कि 28 डेज में साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। साइकिल फिर से 28 to 29 डेज ये ले रहा है। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, फीमेल के केस में ऑन एन एवरेज 28 to 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं मिल सकती, फ्लक्चुएशन मिल सकती है। हाँ, ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 28 to 29 डेज का है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये सीरीज ऑफ इवेंट, साइकिल ऑफ, अब सीरीज क्योंकि वो एक निश्चित क्रम में हो रही है, रिपीटेडली हो रही है, तो उसको साइकिल बोल दिया। तो साइकिल ऑफ इवेंट वैसे हम कह सकते थे सीरीज ऑफ इवेंट, साइकिल ऑफ इवेंट विच इज अकरिंग इन वन मेंस्ट्रुअल साइकिल गेट रिपीटेड इन द नेक्स्ट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जहाँ से आप शुरुआत करी वहीं पे लौट के आ गए। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट। तो यहाँ से आप देखें कि ये साइकिल अगर हमने बनाई, इस साइकिल में मेंस्ट्रुएशन से हमने उसको फॉलो करना चालू किया। अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होगा तो एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन, बिगनिंग ऑफ द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक, सिंपल सी बात। एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक के इवेंट को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल रहे हैं।
वन ओवम इज रिलीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड क्या है, हमें क्या हासिल हो रहा है, वन ओवम इज रिलीज। ओवम के रिलीज को ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, नियर अबाउट मिडिल में रिलीज होगा। ये मिडिल का मतलब मिडिल ही नहीं है। अगर आपसे मानिए ये पूछा जाए कि 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो किस दिन एक्सपेक्टेड डे है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के किस डे पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओव्यूलेशन होगा, तो आप इसको मिडिल में 16 ना जवाब दे दीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी हेल्दी ह्यूमन फीमेल में जो दिया हो, मानो 34 दिया हो, तो 17 नहीं है आंसर। आप ये जो डे दे रखे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इसमें से लेस 14 करेंगे, आंसर आ जाएगा 28 डे पे होगा ओव्यूलेशन। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से तुमको भाई अगर बच्चा ये लाइन पढ़ता है, इस लाइन को पढ़ के कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है, और इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार पहले आ चुका है। मानो उन्होंने बोला कि एक हेल्दी ह्यूमन फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज का, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस डे पे ओव्यूलेशन होगा। तो आपने ये जो लाइन पढ़ रखी है आप इसको अप्लाई कर देंगे कि ड्यूरिंग द मिडिल, तो आपने इसको बोला जी ये 20 डे पे होगा, 20th डे पे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20th डे पे ओव्यूलेशन होगा। ये बात गलत है। ओव्यूलेशन होता है जो ये फेज दे रखा है, जितने भी डे का उन्होंने साइकिल दे रखा है उसमें से आप लेस कर दीजिए 14, द आंसर वुड बी 26 नॉट द 20। ठीक, तो ये बोला यहाँ गया है कि ऑन वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द अप्रॉक्स मिडिल, लगभग मिडिल में ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि मिडिल का मतलब ठीक एग्जैक्टली हाफ पे नहीं है। अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवेरी, तो एक बार लेफ्ट ओवेरी से एक बार राइट ओवेरी से अल्टरनेट ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन तो हर साइकिल में होगा, लेकिन होगा क्या कि जैसे जनवरी में मानिए लेफ्ट ओवेरी से, तो फेब में राइट से, फिर जनवरी में लेफ्ट से, फिर जनवरी फर मार्च में लेफ्ट से, फिर अप्रैल में राइट से, मई में लेफ्ट से, जून में राइट से, इस तरह से होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। फिगर में है, चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं फिगर में क्या है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। साइकिल की शुरुआत किससे हुई है? मेंस्ट्रुअल फेज से हुई है। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। तो साइकिल की शुरुआत मेंस्ट्रुअल फेज से हुई, और ये मेंस्ट्रुअल फेज लगभग 3 दिन या 5 दिन रहता है। शुरुआत साइकिल की मेंस्ट्रुअल फेज से हुई, जिसको इसने बोला फर्स्ट 5 डे। 5 दिन रहता है तो 1 से 5 तक के फर्स्ट 5 डे हो गए। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटिरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो क्यों रहा है? क्योंकि एंड्रोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो जाएगी, एंड्रोमेट्रियल बेड टूट जाएगा। एंड्रोमेट्रियल बेड टूटा, आगे हम लोग देखेंगे कि यूटिरस के 3 लेयर हैं, एंड्रोमेट्रियल, मायोमेट्रियल और पेरीमेट्रियल। Due to the breakdown of the endometrial lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through vagina। तो लिक्विड जो वेजाइना से निकल रहा है वही मेंस्ट्रुअल फ्लो है, उसमें ब्लड भी होगा और ये डिस्कार्डेड सेल्स भी होंगी, एंडोमेट्रियम की डेड सेल्स भी होंगी। एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटिरस एंड ब्लड वेसल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो क्यों रहा है? मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द, ब्रेक डाउन हो गया है किसका? ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटिरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स which forms liquid that comes out through vagina। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। ओव्यूलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होगा? जब ओवम जो रिलीज हुआ इट गेट फेल टू फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब मेंस्ट्रुएशन होगा। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy। अगर लेडी menstrual अपना साइकिल मिस कर देती है, menstrual फ्लो नहीं होता, तो ये पहला इंडिकेशन आता है प्रेगनेंसी का। फिर उसको कंफर्म किया जाएगा प्रेगनेंसी को कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। However, it may also be caused due to some अंडरलाइन कॉजेस लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो ही गया, प्रेगनेंसी हो ही गई है।
किन्हीं किन्हीं केसेस में आप देखेंगे स्ट्रेस कंडीशन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिले हो जाता है, या पुअर हेल्थ कंडीशन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाता है। मींस इट इज़ नॉट द कंक्लूसिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हुआ तो हम सीधे ही प्रेगनेंसी को कन्फर्म नहीं कर सकते टिल जब तक कि हम टेस्ट ना करें। तो हम सीधे ही ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रेगनेंसी हो गई है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर डिले हो गया है तो उसका कारण स्ट्रेस भी हो सकता है, पुअर हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है। ये बनाया हुआ इन्होंने ग्राफ चार्ट, तो इस चार्ट में यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से लेके 29 डेज, उस दौरान यहाँ पे ये बता रहा है जो यूटिरस में चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे ये ओवेरियन में जो चेंजेस हो, ओवेरियन स्ट्रोमा में या ओवेरी में जो चल रहा डेवलपमेंट, और यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल को बता रहा है। पिट्यूटरी हार्मोन क्या रिलीज कर रहा है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, जिनको कि हम लोग गोनेडोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखिए मिड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में पीक आएगी, उसके बाद वो डिप कर जाएगा। इसी तरह से LH लुटिनाइजिंग हार्मोन की पीक आई है, सर्ज हुआ, सर्ज का मतलब सडन शार्प इंक्रीज, सडन शार्प इंक्रीज इज नोन एज सर्ज। तो LH सर्ज हुआ है नियर अबाउट मिड में 14 डे, और उसके बाद डिप कर जाएगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो रहा है नियर अबाउट 28-29 डेज, दोनों अपने लोअर लेवल पे होंगे। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड हुआ है तो दोनों अपने लोअर लेवल पे हैं। बाकी हम लोग इसका और डिस्कशन करेंगे। और इधर आइए, ये तो पिट्यूटरी हार्मोन के चेंजेस हैं, उसको हाईलाइट किया। अब हम लोग देखें ओवेरी जो रिलीज कर रही है, ओवेरी से ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, डेवलपिंग फॉलिकल्स रिलीज करती हैं। तो ईस्ट्रोजन का बम्प आया है किस डे पे, LH सर्ज से पहले। ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन और सेकंड बम्प आया। 2 बार ईस्ट्रोजन में आप उछाल देखेंगे, जैसे सेंसेक्स में उछाल आता, तो 2 बार ये जो उछाल आ रहा है, एक बार तो आपके फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की वजह से आ रहा है, दूसरी बार प्लासेंटा के ईस्ट्रोजन की वजह से आ रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं किसी बुक में बताई नहीं गई, आपकी NCERT में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि ये सेकंड बम्प क्यों है। सेकंड बम्प का रीज़न क्या है, सेकंड बम्प का रीज़न है कि प्लासेंटा फॉर्मेशन हो जाता है अगर प्रेगनेंसी हुई है या नहीं भी हुई है। तो प्लासेंटा भी रिलीज करता है और उससे पहले कॉर्पस लुटियम भी रिलीज करता है। कॉर्पस लुटियम जो रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, उस वजह से ये सेकंड बम्प आ रहा है। तो ये सेकंड बम्प आने का कारण क्या है, मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा था। प्लासेंटा फॉर्मेशन नहीं, प्लासेंटा फॉर्मेशन तो प्रेगनेंसी में होगा, प्लासेंटा भी रिलीज करेगा, लेकिन यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सेकंड बम्प आ रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो सेकंड बम्प क्यों आ रहा, वो आ रहा कॉर्पस लुटियम की वजह से। कॉर्पस लुटियम सिक्रीट कर रहा प्रोजेस्टेरॉन, और कॉर्पस लुटियम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो इस सेकंड बम्प कॉर्पस लुटियम के सिक्रीशन की वजह से है। और ये फर्स्ट बम्प, ये जो ईस्ट्रोजन है, थोड़ा सा फिर से समझो, सारी बातें भूल जाओ जो अभी तक बताई। ये ईस्ट्रोजन पहला इंक्रीज किस वजह से, फॉलिकल्स जो डेवलप हो रही हैं उसकी वजह से, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन, उसके बाद सेकंड इंक्रीज कॉर्पस लुटियम। वीडियो में शायद 5 मिनट पहले अभी मैंने बोला था प्लासेंटा की, तो सेकंड बम्प की प्लासेंटा की वजह से नहीं है, ध्यान दे लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिए अपने यहीं पे डिलीट मार के जो हुआ है। सेकंड बम्प जो है ये आपका ड्यू टू द सिक्रीशन बाय कॉर्पस लुटियम। ठीक है, कॉर्पस लुटियम सिक्रीट करता है सम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, मॉडरेट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। अच्छा, ये पहला ईस्ट्रोजन का जो इंक्रीज हुआ है ये रिस्पॉन्सिबल है LH सर्ज के लिए, और LH सर्ज आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है, LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। लेकिन आप देखेंगे 2019 का नीट का पेपर अगर आप देखेंगे तो 2019 नीट में उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा इवेंट ऐसा है जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें उन्होंने LH सर्ज लिखा ही नहीं है,
उन्होंने उसमें ईस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन दे रखा, तो पीक ऑफ ईस्ट्रोजन दे रखा। समझे बात आपकी? तो वहाँ पे आपको ईस्ट्रोजन, और अगर आप केवल अपना एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करोगे, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। नीट 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन इन लेडीज। तो एक ऑप्शन जो आप पढ़ के जा रहे हो एनसीईआरटी, आप उसमें ऑप्शन एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल और शार्प इंक्रीज ऑफ LH इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो ऑप्शन उनमें है ही नहीं। ऑप्शन जो था वो था ईस्ट्रोजन, कि पहले ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, उसके बाद LH इंक्रीज होता है, तो उन्होंने ईस्ट्रोजन को वहाँ पे दिया है। ठीक वही चीज़ मैंने कहा आपको दुविधा दूर कर दूं, जब आप पढ़ोगे तो आपको दुविधा होगी, आगे हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आप देखोगे। तो FSH LH की बात हो गई और हम लोग की ईस्ट्रोजन की बात हो गई। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का देखिए एक ही बार इंक्रीज फिर डिक्लाइन। प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम किस दिन बनेगा? तो जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ अगले दिन से कॉर्पस लुटियम बन जाएगा। 14 डे ओव्यूलेशन हुआ तो 14 to 15 डे कॉर्पस लुटियम एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, एंड कॉर्पस लुटियम विल स्टार्ट सिक्रेटिंग अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड सम मॉडरेट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ये कॉर्पस लुटियम के सिक्रेशन की वजह से ये बम्प आ रहा, ठीक है। और ये इधर देखिए, यहाँ से 1 से 5 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद 6 से लेके 14 डे तक, फ्रॉम 6 डे टू 14 डे फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। देखिए 2 दे रखे हैं, फॉलिकुलर फेज इन रिस्पेक्ट टू द इवेंट्स अकरिंग इन ओवेरी, एंड प्रोलिफरेटिव फेज विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट्स अकरिंग इन यूटेरस। 6 to 13 डे के पीरियड को आप फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स और ग्रेफियन फॉलिकल में डेवलप हो रही हैं। तो इसको, ये इवेंट कहाँ हो रहा है? ओवेरी में। तो ओवेरी में होने वाले इवेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से हम इस फेज को फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं। और यूटीरस में जो इवेंट हो रहे हैं, यूटीरस में प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड हो रहा है। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड किस हार्मोन की वजह से है, या कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, तो आपका जवाब होगा ईस्ट्रोजन। एंड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, प्रोलिफरेशन एंड मेंटेनेंस दूसरा आता है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, तब आपका जवाब होगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, वेयर एज proliferation of endometrial bed is caused by the estrogen, and estrogen is secreted by the developing follicles. Theca interna cells of secondary follicle secretes the estrogen. एस्ट्रोजन को थीका इंटरना सेल सिक्रीट करती हैं। और प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियल बेड का कौन, किसकी इन्फ्लुएंस से? ईस्ट्रोजन। तो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, फिर से समझ लीजिए और ये वाले पॉइंट एक जगह लिखिए, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, ईस्ट्रोजन, एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, प्रोजेस्टेरॉन। तो अब आप इधर आओ, 1 से 5वें तक मेंस्ट्रुएशन, 6 डे ऑनवर्ड, 6 to 14 डे फॉलिकुलर फेज कह सकते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज कह सकते हैं। 14 डे पे ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन हो जाएगा, एंड फ्रॉम 15 डे टू द 28 और 29 डे, उसको हम लुटियल फेज भी बोल रहे हैं, सिक्रेटिव फेज भी। लुटियल फेज बोल रहे हैं वही ओवेरी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम कहाँ बनेगा? ओवेरी में। रेमनेंट ऑफ ग्रेफियल फॉलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस लुटियम। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कहाँ हुआ? ओवेरी में। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर होने के बाद मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स, जो उसके रेमनेंट अवशेष हैं, वो बना रहे हैं क्या? कॉर्पस लुटियम। तो ओवेरी के प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो 14 डे 28 डे तक, फ्रॉम 14 डे टू 28 डे, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे लुटियल फेज। और अगर हम उसको उस प्रोस्पेक्टिव से देखें कि भाई
यूटिरस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस फेज को हम बोलेंगे सिक्रीटरी फेज, क्योंकि एंडोमेट्रियल बेड की जो म्यूकस ग्लैंड्स है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट सिक्रीटिंग द हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो सिक्रीटरी फेज का म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग सिक्रीटरी फेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये समझ लिया आपने। तो पहला 1 से 5 दिन तो मेंस्ट्रुएशन फेज है, कोई उसमें डाउट नहीं। मेंस्ट्रुएशन फेज फ्रॉम फर्स्ट डे टू 5 डे। तो पहले तो मेंस्ट्रुएशन फेज है, फिर 6 to 13 डे और 6 to 13 डे। ओवेरी में क्या हो रहा है, ओवेरी में हो रहा है जी फॉलिकुलर फेज। और इधर इधर लिखिए आप ओवेरी के इवेंट, और इधर आप लिखिए यूटिरस में होने वाले इवेंट। तो ओवेरी में 6 to 13 डे में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज। एंड एट द टाइम इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है प्रोलिफरेशन। 14th डे पे ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। 14 डे ओव्यूलेटरी फेज, वो दोनों के लिए। उसके बाद फिर हमारा फ्रॉम 15 डे टू 28 डे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा लुटियल फेज। और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है सिक्रीटरी फेज। ठीक जी। सिक्रीटरी फेज में आपको किसका मिल रहा है इंक्रीज, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कौन कर रहा है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल का रेमनेंट। ग्रेफियन फॉलिकल जब फटा, बर्स्ट हुआ, रप्चर हुआ, तब उसने क्या रिलीज किया, रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल रिलीजेज द ओवम एंड रेमनेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम बना किस दिन बना, 14 डे ओव्यूलेशन हुआ, 14 डे ही बना मान लीजिए। तो 14 to 15 डे कॉर्पस लुटियम कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, उसकी अस्तित्व बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चले।